ये सफर था उग्रकूट का। एक ऐसा गांव जहां गौतम, रोहित और तविश सिर्फ कुछ दिन सुकून और एडवेंचर के लिए गए थे। लेकिन गांव पहुंचते ही सब कुछ बदल गया। तविश को पता चला उसके मम्मी पापा, जो उससे पहले ही उस गांव के पुराने मैंशन में रुकने आए थे, वो दोनों अचानक से लापता हो चुके थे। गौतम, रोहित और तविश एक बुजुर्ग के साथ उस मैंशन के अंदर गए थे। अंदर का मंजर देखकर तीनों के होश उड़ गए। बिखरा हुआ सामान, टूटे हुए शीशे, उल्टा पुल्टा फर्नीचर और हर कोने में बसा हुआ एक अजीब सा सन्नाटा, जैसे थोड़ी देर पहले वहां कुछ बहुत ही भयानक हुआ हो। लेकिन अंधेरा बढ़ता जा रहा था, इसलिए बुजुर्ग ने सबको वहां से निकलने को कहा और रात गुजरने के लिए उनका इंतजाम गांव के गेस्ट हाउस में कर दिया। उस रात तीनों दोस्त उसी गेस्ट हाउस में सो गए। अब आगे। रात के लगभग 1 बज रहे होंगे। चारों तरफ गहरी खामोशी फैली हुई थी। ठंडी हवा पेड़ों की शाखाओं को हिला रही थी और पूरा इलाका एक अजीब, बेचैन कर देने वाले सन्नाटे में डूबा हुआ था। गौतम, रोहित और तविश तीनों अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहे थे। तभी बाहर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। आवाज बहुत हल्की थी, इतनी हल्की कि गौतम ने बस करवट बदली और उसे नजरअंदाज करके फिर से सो गया। कुछ देर बाद वही आवाज दूसरी बार फिर सुनाई दी। इस बार गौतम ने हल्के से आंखें खोली। उसने कुछ पल सुनने की कोशिश की, लेकिन फिर खुद को समझाया शायद कोई जानवर होगा, और वो फिर से सो गया। लेकिन जब तीसरी बार वही आवाज गूंजी तो इस बार गौतम एकदम से उठकर बिस्तर पर बैठ गया। कमरे में हल्का अंधेरा था, सिर्फ खिड़की से आती ठंडी हवा पर्दों को हिला रही थी। गौतम कुछ पल तक चुपचाप बैठा रहा। उसकी सांसें धीरे धीरे तेज होने लगीं। अब उसे साफ समझ आ चुका था, ये आवाज घर के अंदर से नहीं बल्कि बाहर से आ रही थी। थोड़ी हिचकिचाहट के साथ वो बिस्तर से नीचे उतरा, धीरे धीरे दरवाजे तक गया और कांपते हाथों से दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। बाहर रात का अंधेरा और भी ज्यादा गहरा था। ठंडी हवा अब पहले से ज्यादा तेज महसूस हो रही थी। आसपास सब कुछ शांत था, इतना शांत कि अपनी धड़कनों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। गौतम इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर सामने लगे एक पुराने पेड़ पर पड़ी। वहां एक अजीब सा पक्षी बैठा था। वो कोई सामान्य पक्षी नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, इतनी काली कि उनमें कोई चमक नहीं थी, जैसे 2 गहरे अंधेरे गड्ढे। उसका चेहरा भी असामान्य और डरावना था। वो बिना पलक झपकाए सीधे गौतम की तरफ घूर रहा था और फिर उसने वही अजीब सी आवाज निकाली। गौतम कुछ पल तक उसे देखता रहा। उसका गला सूखने लगा, दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन जैसे किसी अनजानी ताकत ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया हो। वो धीरे धीरे उस पक्षी की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही गौतम थोड़ा करीब पहुंचा, वो पक्षी अचानक उड़ गया, लेकिन वो बहुत दूर नहीं गया। थोड़ी दूरी पर जाकर फिर बैठ गया और बिना कुछ सोचे गौतम उसके पीछे पीछे चल पड़ा। पक्षी उड़ता रहा और गौतम जैसे किसी सम्मोहन में उसके पीछे पीछे बढ़ता रहा। कुछ देर बाद अचानक गौतम के कदम रुक गए। उसने चारों तरफ देखा और उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया, क्योंकि वो एक बार फिर उसी पुराने मैंशन के सामने खड़ा था। वही मैंशन जहां कुछ समय पहले वो और उसके दोस्त गए थे। गौतम हक्का बक्का रह गया। उसने धीमी कांपती आवाज में खुद से कहा, मैं यहां कैसे आ गया? उसके पैरों ने जैसे जवाब देना शुरू कर दिया। वो एक कदम पीछे हटने ही वाला था, तभी उसने देखा वही रहस्यमयी पक्षी उड़कर मैंशन की एक टूटी हुई खिड़की से अंदर चला गया। गौतम अभी ये सब समझने की कोशिश ही कर रहा था कि अचानक मैंशन के अंदर से किसी आदमी की एक जोरदार दर्दनाक चीख गूंज उठी। चीख इतनी भयानक थी कि गौतम का कलेजा कांप उठा। उसके मन में तुरंत एक ख्याल कौंधा, कहीं ये तविश के पिताजी की आवाज तो नहीं।
ये सोचते ही वो घबराकर मेंशन के मुख्य दरवाजे की तरफ भागा। उसने पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजा चर की भयानक आवाज के साथ खुल गया। गौतम सावधानी से अंदर दाखिल हुआ। अंदर का नजारा बिल्कुल वैसा ही था जैसा पहले था। पुराना टूटा फूटा फर्नीचर, धूल से ढका फर्श, दीवारों पर जमी सीलन और हवा में फैली एक अजीब सी सड़ी हुई गंध। ऐसा लग रहा था जैसे ये जगह अभी भी किसी अनदेखी बुरी शक्ति की गिरफ्त में हो। गौतम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। हर कदम के साथ फर्श की लकड़ियां चरमराती और वो आवाज पूरे मेंशन में गूंज जाती। उसके मन में बस एक ही सवाल था, वो चीख किसकी थी और क्या यहां सच में कोई है? तभी उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो, कोई जो अंधेरे में छिपा हुआ था। गौतम ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने खुद को संभाला और सावधानी से आगे बढ़ते बढ़ते वो किचन तक पहुंच गया। किचन में कुछ पुराने बर्तन और सामान बिखरे पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जल्दबाजी में सब कुछ छोड़ दिया हो और फिर कभी वापस लौटकर ना आया हो। गौतम अभी उन चीजों को ध्यान से देख ही रहा था कि अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसका सिर भारी होने लगा और अगले ही पल उसके सामने एक अजीब सा दृश्य बनने लगा, जैसे वो इस मेंशन की कोई पुरानी घटना अपनी आंखों के सामने होते हुए देख रहा हो। उसने देखा तविश की मां इसी किचन में खड़ी थी। वो बिल्कुल सामान्य तरीके से अपना काम कर रही थी, लेकिन अचानक उन्हें महसूस हुआ जैसे कोई दरवाजे के पास खड़ा होकर उन्हें घूर रहा हो। उन्होंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उन्होंने गहरी सांस ली और खुद को समझाया, शायद मेरा वहम है। वो फिर से अपना काम करने लगी। तभी अचानक किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। तविश की मां एकदम से घबराकर पीछे मुड़ी और जैसे ही उन्होंने पीछे देखा, उनकी आंखों के सामने एक भयानक सड़ा हुआ चेहरा खड़ा था। उसका चेहरा पूरी तरह विकृत था। लंबे उलझे हुए बाल, आंखों की जगह काले गड्ढे और शरीर से जैसे सड़ा हुआ मांस लटक रहा हो। उसके आसपास से ऐसी बदबू आ रही थी जैसे कोई बहुत पुरानी लाश सड़ चुकी हो। वो दृश्य इतना भयानक था कि तविश की मां के मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई। डर के मारे उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और वहीं नीचे बैठ गई। उनकी चीख सुनते ही तविश के पिताजी, जो अभी अभी घर लौटे थे, दौड़ते हुए किचन में पहुंचे। उन्होंने घबरा कर पूछा, क्या हुआ? तुम इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? तविश की मां कांपती हुई आवाज में बोली, यहां कोई था। उसका चेहरा बहुत डरावना था। तविश के पिताजी ने चारों तरफ देखा, लेकिन उन्हें वहां कोई नहीं दिखा। उन्होंने उन्हें शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, शायद तुम्हारा वहम होगा। इतना बड़ा मेंशन है, कभी कभी ऐसा महसूस हो जाता है कि कोई आसपास है, लेकिन देखो यहां कोई नहीं है। तविश की मां थोड़ी शांत हो गई, लेकिन उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि उनका डर अभी खत्म नहीं हुआ था। उन्हें बार बार लग रहा था कि कोई अदृश्य चीज अभी भी उन्हें देख रही है। धीरे धीरे रात गहराती गई। दोनों ने खाना खाया और सोने चले गए। लेकिन ठीक रात के 12 बजे अचानक पूरे मेंशन में किसी के रोने की आवाज गूंजने लगी। वो आवाज किसी इंसान जैसी थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो बिल्कुल सामान्य नहीं था। तविश के पिताजी की नींद खुल गई। वो उठकर ध्यान से सुनने लगे। इतने में तविश की मां भी उठकर बैठ गईं और डर से कांपने लगीं। तविश के पिताजी ने उन्हें शांत करते हुए कहा, तुम रुको, मैं देखकर आता हूं। लेकिन डर के कारण तविश की मां भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। दोनों आवाज का पीछा करते हुए धीरे धीरे मैंशन के बाहर गार्डन में पहुंचे और वहां उन्होंने एक महिला को देखा। वो जमीन पर बैठी थी और रो रही थी। उसके रोने की आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपने भीतर का सारा दर्द रात के अंधेरे में उंडेल रहा हो। तविश के पिताजी ने आवाज लगाई, आप कौन हैं? यहां क्यों रो रही हैं? लेकिन वो महिला चुप रही। तविश के पिताजी थोड़ा और करीब गए और फिर से पूछा, आप कौन हैं? इस बार
वो महिला बहुत धीरे धीरे अपना चेहरा उनकी तरफ घुमाने लगी। उसके गर्दन घुमाने की आवाज आई, टक टक टक। जैसे ही उसका चेहरा सामने आया, तविश के पिताजी की सांसें थम गईं, क्योंकि उस महिला का कोई चेहरा ही नहीं था। जहां चेहरा होना चाहिए था, वहां सिर्फ एक सपाट, खाली, भयावह हिस्सा था। न आंखें, न नाक, न मुंह, बस एक चेहराहीन अंधेरा। ये देखकर तविश के पिताजी और तविश की मां दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों जान बचाकर भागते हुए वापस मैंशन के अंदर आ गए। अंदर आते ही वे सीधे बेडरूम में घुस गए और दरवाजा बंद कर लिया। दोनों डर से कांप रहे थे, लेकिन तभी अचानक पूरे मैंशन में हलचल शुरू हो गई। फर्नीचर अपने आप हिलने लगा। टेबल, कुर्सियां, पुराने सामान, सब कुछ जैसे किसी अदृश्य ताकत ने पकड़ लिया हो। कुछ चीजें दीवारों से टकरा रही थीं, कुछ जमीन पर जोर जोर से गिर रही थीं। पूरा कमरा दहशत से भर गया। दोनों घबराकर बेड पर बैठ गए, लेकिन तभी बेड भी जोर जोर से हिलने लगा और अगले ही पल छत से लटकता हुआ बड़ा झूमर अचानक टूटकर नीचे आ गिरा। कांच के नुकीले टुकड़े तविश के पिताजी के शरीर में धंस गए। वो दर्द से तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़े। ये देखकर तविश की मां चीख उठी, लेकिन तभी एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें हवा में उठा लिया। वो बेतहाशा हाथ पैर मार रही थी, चीख रही थी, मदद के लिए पुकार रही थी, लेकिन कोई उन्हें बचाने वाला नहीं था। वो शक्ति उन्हें घसीटते हुए कमरे से बाहर ले गई, फिर फर्श पर और सीढ़ियों से टकराते हुए ऊपर तक खींच कर ले जाने लगी और अंधेरे में गायब हो गई। तविश के पिताजी घायल होने के बावजूद उठने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाए। उनकी सांसें टूट रही थीं, शरीर से खून बह रहा था, और तभी वही अदृश्य शक्ति वापस आई। इस बार उसने तविश के पिताजी के पैर पकड़ लिए। वो जोर जोर से छटपटाने लगे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्हें घसीटते हुए कमरे से बाहर ले जाया गया, लंबे अंधेरे कॉरिडोर से, जहां हर तरफ सिर्फ सन्नाटा था। और फिर एक बड़े पुराने भारी दरवाजे के सामने। वो दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर सिर्फ घना अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जैसे रोशनी भी घुसने से डरती हो। और अगले ही पल वो अदृश्य शक्ति तविश के पिताजी को अंदर खींच कर ले गई। फिर धड़ाम, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। इसी के साथ गौतम को होश आया। उसकी सांसें तेज चल रही थी, चेहरे पर पसीना था, और अब उसे समझ आ चुका था कि उसने अभी अभी इस मैंशन में हुई पुरानी भयानक घटनाओं को अपनी आंखों से देखा है। गौतम सोच में पड़ गया कि उसे बीते हुए इंसिडेंट्स कैसे दिखाई देते हैं, और उन घटनाओं को सोचकर बुरी तरह कांप रहा था। लेकिन डर के बावजूद वो उस दरवाजे की तरफ बढ़ा जहां तविश के पिताजी को घसीट कर ले जाया गया था। जैसे ही वो दरवाजे के सामने पहुंचा, अचानक अंदर से एक भयानक चीख गूंज उठी। चीख इतनी तेज, इतनी दर्दनाक कि गौतम ने तुरंत अपने कान बंद कर लिए। उसे लगा जैसे उस चीख में सिर्फ एक आदमी की आवाज नहीं, बल्कि कई आवाजें एक साथ तड़प रही हों। कुछ पल बाद आवाज अचानक बंद हो गई। गौतम ने धीरे धीरे आंखें खोली, और तभी उसे महसूस हुआ कि उसके ठीक सामने कुछ खड़ा है। लेकिन वो चीज साफ दिखाई नहीं दे रही थी। ना उसका कोई चेहरा था, ना कोई साफ आकार, बस एक भारी घुटन भरी मौजूदगी जो अंधेरे से भी ज्यादा काली थी। गौतम की सांसें रुकने लगी। उसे लगा जैसे कोई उसके कान के बिल्कुल पास आकर फुसफुसाया हो, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। और अगले ही पल उस अदृश्य शक्ति ने गौतम को इतनी जोर से धक्का दिया कि वो उड़ता हुआ सीधे मैंशन के बाहर जा गिरा। उसका शरीर जमीन से इतनी बुरी तरह टकराया कि उसकी आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा। सिर में तेज दर्द उठा, सांसें टूटने लगी, और फिर वो वहीं बेहोश हो गया। आखिर गौतम को उस मैंशन की सच्चाई कैसे दिखाई दी? क्या वह उस अदृश्य शक्ति के हमले से बच पाएगा? और उस बंद कमरे के अंदर आखिर ऐसा क्या है जिसकी चीख सुनकर रूह कांप जाए? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पार्ट 3 इज कमिंग सून।